वेलकम बैक। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो है इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट। यह टॉपिक वैसे तो लोगों को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन इसे करना समझना इजी है। पहले हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास को समझने के लिए और उसे कैलकुलेट करने के लिए आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, जो कि है इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मास बाय फैक्टर एक्स। यहाँ पे एक्स है वैलेंसी फैक्टर। अगर किसी का भी हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना हो तो उसका मास कैलकुलेट करेंगे और उसे x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x है वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है वो भी समझते हैं। हम तीन कैटेगरी में वैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एसिड के में, एक बेस में और एक सॉल्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। एसिड के लिए हम लोग वैलेंसी फैक्टर लेते हैं H प्लस आयन कि कितने H प्लस आयन निकलेंगे। बेस के लिए हम लोग लेते हैं OH माइनस आयन कितने निकलेंगे। और सॉल्ट के लिए हम लोग टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में से कोई भी एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चाहे टोटल पॉजिटिव कैलकुलेट करें चाहे टोटल नेगेटिव कैलकुलेट करें। अब चलिए इसे एग्जाम्पल के ज़रिए भी कुछ हम लोग क्लियर करें। अगर इक्विवेलेंट मास कहे NaOH का निकालें तो NaOH का सिंपल है कि इसमें OH माइनस आयन एक ही निकलेगा, तो इसका मास होता है 40 को 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक ही OH माइनस आयन निकला, तो वैलेंसी फैक्टर x हो गया 1 से डिवाइड किए तो इक्विवेलेंट मास हो गया 140 हमारा। अब दूसरे में देखें H2SO4 में, तो इसका मास होता है 98 और 2 H प्लस आयन निकलेंगे, तो यहाँ x हो गया 2 को पुट किया नीचे और इसका आ गया वैलेंसी फैक्टर 49। तीसरे में NaCl में हम लोग इसका मास जानते हैं 58.5 होता है और Na पर चार्ज +1 होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 1 है, तो 1 को नीचे पुट किया x की जगह, तो 58.5 हमारा आ गया इक्विवेलेंट मास। एग्जाम्पल के ज़रिए हमने तीनों कैटेगरी एसिड, बेस और सॉल्ट में देख लिए, लेकिन ये भी आप लोग ध्यान में रखिए और नोट में डाल लीजिए कि इक्विवेलेंट मास इज डिपेंड अपॉन द रिएक्शन। जो रिएक्शन देता है इक्विवेलेंट मास हमेशा उस पर डिपेंड करता है। अब आगे देखें ग्राम इक्विवेलेंट की। तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग कुछ इक्विवेलेंट मास की तरह ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट किया था मास बाय उसके फैक्टर x से, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेते हैं उसका मास और उसको इक्विवेलेंट मास से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हमने ग्राम इक्विवेलेंट का निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक देखा कि मास को हम लोग इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे। इसको क्लियर अप करने के लिए चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। पहला हमारे पास एग्जांपल है, व्हाट इज़ द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे NaOH में। तो इसके लिए पहले हम इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लें। तो NaOH का इक्विवेलेंट मास पहले भी हमने निकाला था जो आया था 40,
अब हमारे पास इक्विवेलेंट मास है और मास दिया हमें, तो अब मास को हम जब इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे यानी 0.4 को बाय 40 करेंगे तो हमें एक ग्राम इक्विवेलेंट मिल रहा है 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। अब दूसरा भी एग्जांपल देखें, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो H2SO4 में भी हमने इसका इक्विवेलेंट मास निकाला था जो आया था 49, क्योंकि यहाँ 2 H प्लस आयन निकलेंगे तो 98 इसका मास होता है और 2 H प्लस आयन निकलने तो 2 यहाँ पुट कर दिया वैलेंसी फैक्टर की जगह और 49 इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लिया। 49 इसका इक्विवेलेंट मास आया तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि मास दिया है, अब मास 0.98 दिया है, 0.8998 बाय 49 कर दिया हमने तो 0.2 हमारा ग्राम इक्विवेलेंट निकल आया। और यहाँ पे एक और बात नोट करने के लिए है कि किसी टाइप का रिएक्शन हो, चाहे उस रिएक्शन में उन रिएक्टेंट्स का मोल सेम हो ना हो, उसके ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहते हैं। इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज सेम। हर तरीके के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेंगे, तब वो रिएक्शन होगा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। उसके लिए हमारे पास है पहला H3PO4, H3PO3 और H3PO2। देखने में लगता है कि ये सभी 3 H प्लस आयन निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसके लिए हम इसके स्ट्रक्चर पे पहले ध्यान देंगे। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पे देखें। तो पहला है H3PO4 के लिए। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं, तो 3 पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं, ऑक्सीजन पे 3 नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास H प्लस आयंस अब 3 हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर X हो गया इक्वल टू 3। अब दूसरे कंडीशन में H3PO3 के लिए हमारे पास है H प्लस आयन, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। यहाँ भी H है, लेकिन ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कि वो हाइड्रोजन के एटम को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। अपनी तरफ खींचेगा नहीं तो इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं और ये हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 H निकलेंगे यहाँ से। और तीसरे कंडीशन में हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है जो निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले, तो यहाँ पे इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, तो ये निकलेंगे नहीं, और ये हाइड्रोजन के और निकलेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। तो जब तीनों के वैलेंसी फैक्टर अलग हैं और मास भी डिफरेंट है, तो
इक्वलेंट मास भी अलग आएंगे। वो देखिए कैसे। उसके लिए हमें चलते हैं इनके इक्वलेंट मास की तरफ। इनके इक्वलेंट मास निकालने के लिए चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वलेंट मास ऑफ H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। तो पहले भी हमने इनके वैलेंसी फैक्टर को निकाला था, अब इनका मास निकालते हैं। तो H3PO4 के लिए उसका मास है 98 ग्राम्स और इसका वैलेंसी फैक्टर 3 था। तो वैलेंसी फैक्टर 3 को पुट किया तो इक्विवेलेंट मास आ गया 32.6। अब सेकंड आता है H3PO3 जिसका मास है 82 ग्राम। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 था तो 2 पुट किया वैलेंसी फैक्टर x की जगह तो 41 आता है इसका इक्विवेलेंट मास। और तीसरा एग्जांपल H3PO2 का है जिसका मास है 66 और वैलेंसी फैक्टर 1 तो इक्विवेलेंट मास हो गया 66। तो तीनों में आपने देखा इक्विवेलेंट मास सबके डिफरेंट हैं और तीनों के वैलेंसी फैक्टर भी डिफरेंट है। H3PO4 के लिए H3PO3 और H3PO2 के लिए 3, 2 और 1 हैं अलग अलग सबके लिए और उनके इक्विवेलेंट मास भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल था जो आपको काम आएगा। तो मेरे ख्याल से आज आपको इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट की ये बात काफ़ी समझ आई होगी और आप इसे इजीली अब कैलकुलेट कर सकेंगे और अपने क्वेश्चन को लगा सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।